इस आदमी को ध्यान से देखो, शायद आज आप में से इन्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक जमाने में ये इंसान स्टॉक्स की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, क्योंकि इसने अपने टाइम में वो कर दिखाया था जो और कोई नहीं कर पाया था। इसने सिर्फ 25 दिनों में $30 मिलियन बनाए थे, यानी आज के टाइम के 6,900 करोड़ रुपए। अब ये कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो नोट्स बनाता था ना, उसे हर इंसान खरीदना चाहता था। और मजाक मजाक में इस बंदे ने उसके नोट्स की कीमत रखी थी $5,000 और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसे छाप दिया कि अगर किसी को मेरे नोट्स खरीदने हैं तो इस टाइम पे यहाँ पे आ जाओ और अपनी कॉपी ले जाओ। याद रखना, ये 1930s का टाइम है जब अमेरिका में एक पूरा 5 BHK बंगलो इतने पैसे में आता था, और आज के हिसाब से अगर मैं इसकी कीमत लगाऊं तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए बनते हैं। 1 करोड़ रुपए एक किताब के लिए जिसमें ना कोई डिग्री थी ना कोई सर्टिफिकेट, सिर्फ नोट्स थे और कुछ नंबर्स, एंगल्स और कुछ डायग्राम्स। अब दिन आता है बुक की सेल का, और जिस दिन बुक की सेल थी वो खुद शॉक हो गया। लोग लाइन लगाकर उसके नोट्स खरीदने पहुंचे थे, बड़े बड़े बैग्स में पैसे लेके। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था उसके नोट्स में, या आई मस्ट से उस इंसान में? वॉल स्ट्रीट पर इस आदमी को नॉस्ट्राडामस ऑफ द वेस्ट कहते थे। कहा जाता है कि इसने पहले वर्ल्ड वॉर का एंड प्रेडिक्ट किया था, 1920 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था, और एक नॉवेल में जापान के साथ होने वाले पर्ल हार्बर का जिक्र किया था, और वो भी उसके होने से 14 साल पहले। इस इंसान का नाम था विलियम डेलबर्ट कैन, द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ हिज टाइम एंड द मोस्ट मिस्टीरियस वन। तो उस किताब में ऐसा क्या लिखा था, या ये आदमी अमेरिका का सबसे ढूंढा जाने वाला इंसान क्यों बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, ये बंदा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करता था, और वो भी इतने प्रिसाइजली? इन सारे सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's start with the documentary. देखो, हम इंसानों का ना एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, और ये आपका मेरा हम सबका है। हम लोग ना हजारों सालों से बस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, फसल कैसी होगी, वॉर कौन जीतेगा, कल क्या होगा। देखो, पुराने जमाने में किंग्स एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते थे, फार्मर्स स्टार्स और सीजन्स ऑब्जर्व करते थे। आज हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, इलेक्शन पोल्स देखते हैं, बिजनेस प्रोजेक्शंस देखते हैं और AI प्रेडिक्शंस देखते हैं। मेथड्स भले ही चेंज हो गए, लेकिन हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था ना, फंडामेंटल क्वेश्चन कि कल क्या होगा, वो एग्जैक्ट सेम रहा है। आप में से भी कई लोग मेरे वीडियोस इसीलिए देखते हो क्योंकि आपको जानना होता है कि भाई हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट क्या चीज होगी। इन सिमिलर वे एवरीबॉडी वांट्स टू नो द फ्यूचर। अब ज्ञान ना यहाँ पे आपसे और मेरे से थोड़ा सा अलग सोचता था। ज्ञान का मानना था कि फ्यूचर कंप्लीटली रैंडम नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग दुनिया के मोस्ट इवेंट्स साइकिल में मूव करते हैं, और अगर आप सही समय पे इस साइकिल को आइडेंटिफाई कर लो तो फ्यूचर का कुछ हिस्सा पहले ही एलिमिनेट किया जा सकता है जो आपके काम का नहीं है, और सिर्फ उसी पे फोकस किया जा सकता है जो आपके काम का है। एंड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इस साइकिल को कैसे आइडेंटिफाई किया और इस कोड को कैसे क्रैक किया, विल हैव टू गो बैक टू द प्लेस दैट ही वाज बोर्न इन, 1878 टेक्सास। देखो, उनका जन्म ना एक फार्मिंग रीजन में हुआ था, और फार्मिंग एनवायरनमेंट में आप तो चीजें जानते हो कि सारी की सारी चीजें कंप्लीटली वेदर डिपेंडेंट होती है, कि अगर कल का वेदर सही रहा तो हमारी फसल अच्छी उगेगी, फसल अच्छी होगी तो उसकी प्राइस हमें सही मिलेगी। लेकिन उसे यहाँ पे एक छोटी सी चीज रियलाइज हुई। अब देखो, उनकी फैमिली ना कॉटन उगाती थी, तो वो कॉटन के प्राइसेस को बहुत बारीकी से स्टडी करता था। उसे ये चीज अच्छे से पता थी कि भाई कॉटन अगर अच्छे प्राइस पे बिका तो कल को मेरे घर में रोटी और चावल आएगा, अगर नहीं बिका तो भाई हम लोग भूखे मरेंगे। और जब वो इस प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्हें बेसिक डिमांड और सप्लाई के रूल के बारे में पता चला। जैसे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ जाती है, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाती है। अब यहाँ से उनकी सोच उन्हें लेके गई ह्यूमन नेचर पे। ह्यूमन नेचर जैसे हमारे बेसिक इमोशंस, फियर, ग्रीड, एंगर, रिजेंटमेंट, हो सकता है इवन ये सारी साइकिल्स कहीं ना कहीं पे उस प्राइस या फिर मनी की साइकिल को मूव कर सके, और यही से उनकी ऑब्सेशन स्टार्ट हुई। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको किसी भी चीज का कुछ फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट करना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या लगेगी? यू आर राइट माय फ्रेंड, पास्ट डेटा। और आज की डेट में ना हमें पास्ट 20, 30, 50 सालों का डेटा इजीली मिल जाता है गूगल पे। लेकिन ज्ञान के टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं थे, ना एक्सेल था, ना कोई ऑनलाइन चार्ट्स मिलते थे। जितनी भी सारी पुरानी प्राइजेस थी ना, वो न्यूज़पेपर्स और एक्सचेंज रिकॉर्ड्स में मैन्युअली आपको कलेक्ट करनी पड़ती थी, और फिर इन्हें प्लॉट करना पड़ता था एक ग्राफ पेपर पे खुद ड्रॉ करके। और अगर आपने एक भी नंबर गलती से गलत कैलकुलेट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न बेकार पड़ सकता था। अब जरा इमेजिन करो उस इंसान का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का पागलपन किस लेवल पे होगा। वो पिछले 30 सालों के टेम्परेचर चेंज, वेदर चेंज, स्टॉर्म्स को मैन्युअली रिकॉर्ड करने लगे, सिर्फ एक अगली नेक्स्ट स्टॉर्म प्रेडिक्ट करने के लिए। उनके डेस्क पे ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हैंड रिटन नंबर्स, कैलेंडर्स, जियोमेट्री बुक्स, कंपासेस और एस्ट्रोनॉमी चार्ट्स पड़े रहते थे। और वो क्या कर रहे थे? वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स के बीच में बस
एक रिपीटेशन सर्च कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ बेसिक सवालों के जवाब, जैसे प्राइस कितनी बढ़ी, मूवमेंट कितने दिनों तक चली, सेम पैटर्न वापस से कब रिपीट हुआ और उसके बाद क्या हुआ। एंड करीब करीब अगले 5 सालों तक उन पेपर्स को स्टडी करने के बाद ही फाइनली क्रैक्ड द कोड। अब वो एग्जैक्टली कोड क्या था वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि उन्हें एक बेसिक फंडामेंटल चीज पता चली कि मार्केट जब भी प्राइस ऊपर करता है या फिर नीचे जाती है मार्केट में प्राइस, तो सबसे पहले होप आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसके बाद ग्रीड आती है, हमें लगता है कि भाई हम लोग और पैसा डालेंगे तो शायद और पैसा निकलेगा, और फिर उसके बाद आती है पैनिक जब मार्केट गिरने लगता है, और पैनिक के बाद वापस से एक अपॉर्चुनिटी आती है और ये साइकिल दोबारा से रिपीट करती रहती है अपने आप को। भले ही कंपनी चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन नेचर एग्जैक्टली सेम रहा है और सेम ही रहेगा। लेकिन अभी इस फंडामेंटल चीज को वो सच नहीं मान सकते थे, क्योंकि उस टाइम तक वो सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई थियोरी थी। जब तक वो रियल मनी के साथ रियल काम ना करे, तब वो क्या कोई भी और दुनिया में इंसान उनकी थियरी को मानता ही नहीं। तो क्या उनकी थियरी सही है या गलत, ये जानने के लिए उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले ट्रेड में उन्हें लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में उन्हें दोबारा लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में उन्हें वापस से एक बार लॉस हुआ, लेकिन फोर्थ ट्रेड में he got immense profit। एंड फिर उसके बाद के उनके सारे ट्रेड्स एकदम सही बैठने लगे। उन्होंने शायद से फोर्थ ट्रेड के टाइम पे कुछ आइट्रेशन किया था अपने फॉर्मूला में, एंड दैट वर्कड आउट रियली वेल फॉर हिम। एंड जब ये खबर हर जगह पे फैलने लगी कि कोई एक इंसान है जो एक के पीछे एक एकदम सही ट्रेड ले रहा है बिल्कुल तगड़ी एक्यूरेसी के साथ, तो एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन ने 1909 में गैन को लाइव ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया कि वो एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करते हैं। अब जब उनके ऊपर एक प्रॉपर एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही हुआ, तो जो पब्लिश रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 25 दिनों में गैन ने 286 ट्रांजैक्शंस किए। अब इन 286 ट्रांजैक्शंस में से 264 प्रॉफिटेबल थे और सिर्फ 22 ट्रेड्स में लॉस था। हियर इट अगेन, 286 ट्रांजैक्शंस, 264 प्रॉफिटेबल एंड सिर्फ 22 में लॉस। आप जानते हो इसका सक्सेस रेट कितना डेंजरस है, 92.3%। ये नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जब ज्ञान से पूछा गया कि भाई ये आपने किया कैसे, तो उन्होंने फॉर्मूला रिवील नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसे एक नाम दिया, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक वो फॉर्मूला किसी को पता नहीं है। हमें पता है तो बस एक चीज, उनका जवाब, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, विच इज रिलेटेड टू पैटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी। एक चीज नोटिस किया तुमने कभी, जिस दिन तुम डिसाइड करते हो कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, उस दिन के बाद से वही कार तुम्हें हर जगह पे दिखने लगती है, सोसाइटी में, सिग्नल पे, पार्किंग में। कार पहले भी वहीं पे थी, कार पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे क्या चेंज हुआ कि तुम्हें वो ज्यादा दिखने लगी? द आंसर इज तुम्हारा फोकस शिफ्ट हुआ। देखो, हम इंसानों का दिमाग ना कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि ये एक पैटर्न डिटेक्शन मशीन जैसे काम करता है। इसने हमें इतने सालों से हर जगह पे सरवाइव करने में हेल्प की है। एंशिएंट टाइम में जब झाड़ियों में थोड़ी बहुत भी हरकत होती थी तो हमारा दिमाग तुरंत ये सोचने लगता था कि कहीं पे शेर तो नहीं आ गया। एंड इसी पैटर्न डिटेक्शन मशीन की वजह से हमारे पूर्वज बचे हैं, इनफैक्ट हम अभी भी जिंदा है। लेकिन ये जो स्किल है ना, इसका एक साइड इफेक्ट भी है जो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कराऊंगा। 1948 में साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ना कबूतर को एक बॉक्स में रखा और जो उसको वो खाना देते थे वो एक मशीन से देते थे जो बिल्कुल रैंडम टाइमिंग पे नीचे खाना गिराना शुरू करती थी। अब जो उस बर्ड का बिहेवियर है ना, उसका खाने से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। देखो, ये मशीन जो थी वो रैंडम टाइमिंग पे नीचे खाना गिराती थी, लेकिन कबूतर ने क्या सोचा? वो सोचता था कि जो भी हरकत वो खाना खाने से ठीक पहले कर रहा है उसको रिपीट करने से उसे वापस खाना मिलेगा। मान लो खाना गिरने से पहले वो कहीं पे बैठा हुआ रहता था तो वो वापस उसी जगह पे जाके बैठता था, या फिर वो अपने पंख फड़फड़ाता था तो उसी तरीके से वापस पंख फड़फड़ा के एक्सपेक्ट करता था कि उसे खाना मिले। कभी वो सर्कल में घूमने लगा, कभी नाचने लगा। उसके छोटे से दिमाग ने बेसिकली अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि मैं ये करता हूं इसीलिए यहां से खाना मिलता है। अब स्किनर ने इसे नाम दिया सुपरस्टिशन, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द वर्ड सुपरस्टिशन ओरिजिनेटेड। तो अब आते हैं हमारे मेन सवाल पे कि क्या ज्ञान ने सच में मार्केट का छुपा हुआ कोई पैटर्न ढूंढा था, या फिर हजारों नंबर उसके दिमाग में बस घूम घूम के रैंडम मूवमेंट को एक मीनिंग दे रहे थे, बिल्कुल उस कबूतर की तरह। इस सवाल का जवाब आपको थियरी से नहीं मिलेगा, इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज से मिलेगा, विच इज टेस्ट। जब आप मार्केट में बार बार अपने पैसे लगा के टेस्ट करोगे और इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आपको प्रॉफिट ही मिले, तभी इस टेस्ट को सच माना जाएगा। और यहीं पे एक बात रुक के बोलना बहुत जरूरी है। ज्ञान के जमाने में ना अपनी थियरी टेस्ट करने का सिर्फ एक
एक ही तरीका था कि आपको अपने असली पैसे लगाने पड़ते थे। अगर बेट गलत हुई तो आपका सारा पैसा जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। तुम डेमो अकाउंट बनाकर वर्चुअल पैसे से एक रियल मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हो। और यही चीज मुझे अल्पारी में सबसे ज्यादा काम की लगती है। अल्पारी एक ग्लोबल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फॉरेक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स तक एक्सेस देता है। ये MIA से लाइसेंस्ड है, 25 साल पुराना है और ग्लोबली इनके 10 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट्स है। प्लस यू गेट अ फ्री डेमो अकाउंट, 100 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस एंड UPI से डिपॉजिट और विड्रॉल भी आप कर सकते हो। और जो मिनिमम डिपॉजिट है ना वो बस $30 है। एंड नए यूजर्स के लिए एक ऑफर भी चल रहा है। पहले डिपॉजिट पर 100% बोनस, $500 तक ट्रेडिंग क्रेडिट के फॉर्म में। कोड है अल्पारी 500 जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड वन मोर थिंग, प्रॉफिट विड्रॉ हो सकते हैं, बोनसेस नहीं। ये बोनस 30 दिनों तक वैलिड है और कोई भी विड्रॉल करने पर हट जाता है। पैसा बन भी सकता है और जा भी सकता है। ये गारंटीड इनकम नहीं है। और हाँ, किस्मत आजमाने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। अल्पारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले जाके डेमो अकाउंट बनाओ, 2 हफ्ते प्रैक्टिस करो और जब तक तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ में न आए तब तक असली पैसा मत लगाओ। अब आते हैं वापस गैन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अब उनके इस आइडिया को समझने के लिए आप इमेजिन करो कि एक प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड में एक स्विंग है। अब अगर आप उस स्विंग को रैंडम मूवमेंट्स पे पुश करोगे और रैंडम डायरेक्शन में पुश करोगे तो उसकी मूवमेंट काफी अनस्टेबल होगी। लेकिन अगर आप एक करेक्ट रिदम के साथ उसे पुश करोगे तो हर पुश के साथ वो स्विंग हायर एंड हायर जाती रहेगी। नाउ व्हाट गैन बेसिकली बिलीव्ड वाज कि स्टॉक और किसी भी टाइप की कमोडिटी का अपना एक रिदम होता है। अगर वो रिदम आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हो कि मूवमेंट कब एक्सेलरेट होगी, कब रिवर्स होगी। अब उनके मेथड में 3 चीजें थी। प्राइस कितनी मूव हुई, मूवमेंट होने में कितना टाइम लगा एंड क्या ऐसे पैटर्न पहले भी रिपीट हुए हैं। अब गैन ने ना प्राइस का कोड तो क्रैक कर लिया था लेकिन दूसरा कोड वो क्रैक नहीं कर पाए थे, विच वॉज करेक्ट टाइमिंग। अब टाइमिंग को कैलकुलेट करने के लिए वो बस पुराने चार्ट्स को देख के एक अंदाजा नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या होगी एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन ही केम टू इंडिया। अब आप सोचोगे वो इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने कहानियां सुनी थी, बहुत सारी सैकड़ों कहानियां सुनी थी कि इंडिया कितना ज्यादा एडवांस है अपने मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोलॉजी में। यहां तक कि पुराने कई सारे राजा जैसे अकबर, हुमायूं, ये लोग एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते थे सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि भाई हम लोग मीटिंग्स कब रखे, कौन से दिन पे क्या कपड़े पहने। और ये कहानियां सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, वो धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वेस्ट की तरफ भी पहुंच चुकी थी। तो ज्ञान इंडिया में 3 चीजें सीखने आए थे, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल्स एंड एंशिएंट मैथमेटिक्स। अब वो एग्जैक्टली कहां पे गए, किससे उन्होंने क्या सीखा, इसका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। बट व्हेन ही गॉट बैक टू यूएस तो लोगों ने कहा है कि वो कुछ नई चीजें सीख के आए थे, जैसे ज्योमेट्री, क्लॉक्स, एस्ट्रोलॉजी, एंगल। वो एक अजीब सी मेथड यूज करते थे जिसमें वो क्लॉक्स, नंबर्स और एंगल्स का यूज करके टाइम मेजर करते थे। उनका एक फेमस टूल था स्क्वायर ऑफ 9। इसमें ना नंबर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, एक स्पाइरल में अरेंज होते हैं और नंबर की वैल्यू के साथ उनकी पोजीशन, डायरेक्शन और एंगल भी चेंज होता है। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ज्ञान एक ग्राफ पेपर पर प्राइस और टाइम को कंपेयर करते थे एज अ लास्ट मूव। और जब दोनों एक सर्टेन बैलेंस में मूव करते थे तो वो उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखते थे। अब फिर उसके बाद उन्होंने उसमें प्लैनेट्स इंट्रोड्यूस किए। आपका वो नॉर्मल हॉरोस्कोप नहीं जिसमें आप स्कॉर्पियो, टॉरस वगैरह के वो जो डेली न्यूज़पेपर में आते ना वैसा वाला हॉरोस्कोप नहीं। उनके लिए ना प्लैनेट्स एक जायंट क्लॉक हैंड जैसे थे। देखो अर्थ की एक 1 ईयर साइकिल है जो रिपीट होती है, मून के फेजेस है जो रिपीट होते हैं और जितने भी सारे प्लैनेट्स है ना वो एक प्रेडिक्टेबल पाथ में प्रेडिक्टेबल टाइम में मूव करते हैं। तो ज्ञान के दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि क्या इन कॉस्मिक साइकिल्स और ह्यूमन बिहेवियर की साइकिल्स के बीच में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है। और इस आइडिया का जो बेसिक पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा लॉजिकल था। कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन की वजह से सीजन अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से फार्मिंग अफेक्ट होती है, फार्मिंग सप्लाई को अफेक्ट करती है और सप्लाई प्राइसेस को अफेक्ट करता है। लेकिन ज्ञान इस थॉट को बहुत आगे लेके गए। उन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस और फाइनेंशियल प्राइसेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप सर्च करना स्टार्ट किया। देखो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं आपको अभी कह नहीं सकता क्योंकि उनका फॉर्मूला कभी भी पब्लिकली नहीं बताया गया था। लेकिन ज्ञान के जितने भी सारे फॉलोअर्स है ना जो आज भी उनके इंडिकेटर्स किसी भी स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। इनफैक्ट आप अगर जाके ज़ीरोधा पे देख लोगे, ग्रो पे देख लोगे, किसी भी स्टॉक मार्केट ऐप पे देख लोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि भाई वहां पे उनके इंडिकेटर्स आज तक एग्जिस्ट करते हैं और लोग उन्हें यूज करते हैं। देखो उन्होंने उस फॉर्मूला को कभी पब्लिकली नहीं बताया क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये सबको पता चल जाएगा तो दुनिया पूरी हिल जाएगी। एवरीबडी वुड बी दैट स्मार्ट पर्सन एंड एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन मैनिपुलेट स्टॉक्स सो इजीली विद दैट। लेकिन जितने भी सारे ज्ञान के फॉलोअर्स है ना उनका एक मानना है
कि शायद उन्होंने उस फॉर्मूला के क्लूज एक फिक्शनल नॉवेल के अंदर छुपाए थे। 1927 में गैन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, द टनल थ्रू द एयर। अब वो यूजुअली ट्रेडिंग मैनुअल्स और मैथमेटिक्स की अलग अलग बुक्स लिखा करते थे, लेकिन ये बुक बहुत ज्यादा अलग थी उससे। सरफेस पे ये एक फिक्शनल लव स्टोरी थी, लेकिन गैन ने इंडिकेट किया कि इस बुक के अंदर एक वैल्यूएबल सीक्रेट कंसील्ड है। उसके बाद कई सारे रीडर्स आए, उन्होंने इस बुक को स्टोरी की तरह नहीं, एक कोड की तरह एनालाइज करने का ट्राई किया। कैरेक्टर्स के नेम, डेट्स, बाइबल के रेफरेंसेस, नंबर्स, प्लानिटरी पोजीशंस, हर एक डिटेल में उन्होंने उस हिडन फॉर्मूला को सर्च किया। अब इसे ऐसा मान लो आप जैसे ये एक टाइप ऑफ ईस्टर एग है, जैसे मार्वल अपने मूवीज में कई सारे ईस्टर एग्स डालता है। गैन ने भी तथाकथित अपने जितने भी सारे सीक्रेट थे वो उस स्टोरीज के अंदर, इवेंट्स और डेट के अंदर शायद से एनकोड किए थे, और शायद उनके जितना ही कोई अगर स्मार्ट मैथमेटिशियन होता तो वो उन्हें डिकोड भी कर लेता, लेकिन अभी तक वो डिकोडेड नहीं है। आज की डेट तक कई सारे लोग कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वहां पे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। किसी को लगा कि ये कोई बिब्लिकल कोड है, किसी को लगा कि ये कोई प्लानिटरी फॉर्मूला है, और किसी को कोई मैथमेटिकल साइकिल दिखी उसमें। लेकिन इस बुक के पब्लिश होने के सिर्फ 2 साल बाद अमेरिका में वो इवेंट हुआ जिसने गैन को एक लेजेंड बना दिया। देखो 1920s का ना अमेरिका काफी रैपिडली ग्रो कर रहा था। कार्स, रेडियोस, फैक्ट्रीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इजी क्रेडिट की वजह से लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके थे, और इस सब की वजह से मार्केट के प्राइसेस काफी ऊपर बढ़ रहे थे। अब इस चीज को ना ऐसे इमेजिन करो कि आपके बिल्डिंग में ना कोई एक आदमी स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए डालता है और दूसरे ही दिन 2 लाख बना के वापस निकाल भी लेता है। अब आप उसका देख के आप भी इन्वेस्ट करते हो, आपका देख के और 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं, और आप सब देख रहे हो कि सबका पैसा ग्रो हो रहा है। धीरे धीरे सब लोग इसे बिलीव करने लगते हैं, आपके लोकेलिटी के मेंबर्स, आपके एरिया के लोग। अब इस सिचुएशन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन तब डेंजरस हो जाती है जब लोग बोरोड मनी से यानी लोन्स लेके स्टॉक्स खरीदने लगे। अब अगर किसी को 100 रुपए का स्टॉक खरीदना होता था और उसके जेब में 10 रुपए या फिर 20 रुपए होते थे, तो वो जाके बैंक से लोन लेता था या फिर किसी इंसान से लोन ले लेता था। अब अगर प्राइस ऊपर जाती तो उसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन अगर प्राइस नीचे गिर जाती तो उसका लॉस भी मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पे बस ऐसा हो रहा था कि लोग कम पैसे में मैसिव वेल्थ कभी नहीं बना रहे थे, वो बस कम पैसे में एक मैसिव रिस्क ले रहे थे। एंड दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट जब मार्केट में एक बबल फॉर्म होता है, क्योंकि लोग प्रॉपर स्टडी करके, रिसर्च करके कोई भी एसेट नहीं खरीद रहे होते, वो सिर्फ एक दूसरे के एक शेयर्ड बिलीफ पे खरीद रहे होते हैं कि भाई अगर मैं कल को इसे किसी को इंसान को बेच दूंगा तो वो रेडी होगा इसे एक हायर प्राइस में खरीदने के लिए। और ये सिस्टम बस तब तक काम करती है जब तक नए नए बायर्स उस सिस्टम के अंदर आते रहते हैं। एक बार बायर्स भर चुके और नया बायर ना आए तो सब लोग उस एक दरवाजे से बाहर एग्जिट करना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब उस मोमेंट पे ना गैन ने अपनी सारी रिसर्च से ये एक थियरी निकाली थी कि यार ये मार्केट की जो अपवर्ड साइकिल है ना, यानी ऊपर जाने वाली साइकिल, वो कहीं ना कहीं पे एंड होने वाली है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला है। तो उन्होंने एक डेट फाइंड आउट की थी, सितंबर 1929 के स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड कुछ ही महीनों बाद आई वो डेट, 3 सितंबर 1929। अमेरिका का मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था एंड उसके ठीक बाद प्राइस स्लोली नीचे गिरने लगी। लोगों ने कहा कि ये शायद कोई नॉर्मल करेक्शन है। इनफैक्ट आप सोचोगे कि अगर प्राइस नीचे गिरेगी तो लोग उसे बेच देंगे, बट इसका ठीक उल्टा हुआ। जैसे ही प्राइस नीचे गिरने लगी तो और लोगों ने सोचा कि ये शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी स्टॉक को कम प्राइस पे खरीदने की, तो और लोग आके उसे बाय करने लगे। एंड फिर आया अक्टूबर, जहां पे सब कुछ खत्म हो गया। जितने भी सारे लोगों ने लोन लेके या फिर किसी से पैसे बोरो करके इन्वेस्ट किए थे ना, उनकी सारे पैसे डूब गए। इनफैक्ट लोगों की कई सालों की सेविंग्स, बिजनेसेस, अलग अलग चीजें बस इस एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मिट्टी में मिल गए, और इस क्राइसिस का नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। गैन ने द ग्रेट डिप्रेशन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और बस इस चीज को जरा इमेजिन करो, जब 99% लोग ये कह रहे हो कि नहीं भाई इस कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, बहुत पैसे कमाएंगे, तब बस वो 1% अकेला वो इंसान ये कहता है कि नहीं भाई नीचे गिरेगा। एंड ही प्रूव्स हिमसेल्फ राइट येट अगेन। और इस 1929 के क्रैश को प्रेडिक्ट करने के बाद गैन की रेपुटेशन एकदम ऊपर पहुंच गई थी। और उसके बाद गैन सिर्फ प्रेडिक्शन यूज करके पैसे नहीं बना रहे थे, वो प्रेडिक्शन सेल करके भी पैसे बना रहे थे। उन्होंने फोरकास्ट, न्यूज़लेटर्स, बुक्स, कोर्सेस और पर्सनल इंस्ट्रक्शंस सेल करना शुरू किया। एक टाइप से वो उस टाइम के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। अब जरा इमेजिन करो इस चीज को कि कोई भी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, लेकिन सीक्रेट इंफॉर्मेशन और ज्यादा वैल्यूएबल फील होती है। और जो सपोजिटली एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती है। और ज्ञान इसे इसी तरीके से मार्केट भी करते थे। अगर मैं आपको आज कहूं कि भाई मेरे पास एक ट्रेडिंग मेथड है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, बट क्या इसका प्रूफ है, क्या चलती है क्या नहीं चलती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक एंशिएंट सीक्रेट फॉर्मूला है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को पता है, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना वो इंस्टेंटली बढ़ जाती है। एंड आपकी क्यूरियोसिटी को बैक करते हैं मेरे
प्रीवियस प्रूफ्स और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। और जो ये ज्ञान का नया बिजनेस था वो फियर और ग्रीड दोनों को टारगेट करता था। ये फियर कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए और ये ग्रीड कि कहीं मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं। और इन दोनों का सोल्यूशन होता है सर्टेनिटी। मार्केट काफी अनसर्टन था, फ्यूचर काफी अनसर्टन था, लेकिन एक पर्सन आपको आके ये कहता है कि मुझे पैटर्न पता है, मुझे डेट पता है, और नेचुरली लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि उसके पास उन्हें सर्टेनिटी मिलती है। शायद ज्ञान का ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट उनका वो फॉर्मूला नहीं था, उनका ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट था उनकी वो सर्टेनिटी। लेकिन यार फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ज्ञान को फ्यूचर इतना एक्यूरेटली पता था, वो इतने अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते थे, तो वो दुनिया के रिचेस्ट इंसानों में से एक क्यों नहीं थे? उन्हें तो उस टाइम का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए था। और यहीं पे स्टोरी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। देखो, ज्ञान के फॉलोअर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने मार्केट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। कुछ कहते हैं 30 मिलियन, कुछ कहते हैं 40 मिलियन डॉलर्स। 30-40 मिलियन डॉलर्स आज की डेट के हिसाब से 300, 400, 500 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। लेकिन हो सकता है उनकी जो मेजर इनकम रही हो वो ट्रेडिंग के बजाय इन बुक्स और कोर्सेज से आई हो। मे बी वो एक टैलेंटेड ट्रेडर थे, मे बी उनके मेथड्स में दम था, मे बी वो एक ब्रिलियंट मार्केटर थे, एंड मे बी वो ये तीनों एक साथ थे। तो ज्ञान ने एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स से मिलियंस बनाए या फिर एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के आइडिया से? इसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास, और शायद इसका फाइनल आंसर कभी किसी को मिलेगा भी नहीं। द ओनली थिंग दैट आई नो इज कि ज्ञान ने ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल समझ लिया था कि जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है तब लोग सर्टेनिटी के लिए पे करते हैं, और वो मुंह मांगी प्राइस पे करते हैं। तो ये थी WD ज्ञान की स्टोरी, अ लेजेंड और मे बी अ मास्टर मार्केटर।